तो डॉक्टर फहद जो है वो इस टॉक को आगे लेके जाएंगे और वो इसमें अपनी राय शामिल करेंगे। आई एम श्योर एक बड़ी इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन होने जा रही है। तो डॉक्टर फहद अली। थैंक यू याया, सही ना? जी जी जी, थैंक यू याया, मुझे आपका भी और पीएससी का प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव का जिन्होंने आज दावत दी और इस पर और बात करने का एक मौका दिया। मैं अभी डॉक्टर तैमूर ने जो स्टेज है वो बहुत अच्छा सेट कर दिया, सो आई विल नॉट, आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज आई कैन। लगा लूँ? अच्छा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात मुख्तसर की जाए और जो मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म के हवाले से, मार्क्स के अपने आइडियाज़ के मतलब जो मुझे समझ है वो मैं प्रेजेंट करूँगा और फिर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अम्मार जो हैं वो इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात कर सकें। दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा भी मेरा स्टेमिना जो है वो कोविड से रिकवर कर रहा हूँ, तो मेरा बातचीत करने का स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, तो आई विल आल्सो ट्राई टू बी ब्रीफ इन दैट। ये बता दें कि नेगेटिव हो चुका है। हाँ, नेगेटिव में हो चुका हूँ। नहीं, नेगेटिव तो बहुत अरसे से ही हूँ। नेगेटिव तो बहुत अरसे से हूँ, 15 जनवरी से नेगेटिव ही हूँ, लेकिन माइक अगर आपको चाहिए। माइक ले लो यार। माइक चल रहा है आप बोलिए। तो एक जो ख्याल में कॉमरेड तैमूर ने भी उसको बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों से इसका जिक्र किया। मेरे ख्याल में एक जो चीज़ मार्क्स के जहन में जब वो एक थोड़ी सी खैर शायद कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बट आई थिंक आई लाइक टू डू इट बिकॉज ये एक ऑल्सो ये बातचीत का जो जब हम बातचीत करते हैं, लेक्चरिंग करते हैं इसके ऊपर या कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो ये एक ऑल्सो एक मोमेंट ये होता है कि जिसमें हम सब कुछ मिलके सीख सकें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में इस सीखने के मोमेंट के अंदर कंट्रोवर्शियल बातें करना बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारे दिमाग में शायद कुछ हलचल पैदा करती हैं। मैंने अभी जब जितनी दफ़ा भी मार्क्स का कैपिटल वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और 3, ख़ास तौर पे वॉल्यूम 1 जो उसने ख़ुद तहरीर किया वो पढ़ता हूँ, तो मेरा ये जो मुझे मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग या मेरी अपनी समझ में बात आती है कि शायद इसका ताल्लुक ना कैपिटल से ना कैपिटल की प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, ना लेबर रिलेशंस की, सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से है। मेरे ख़्याल में मार्क्स के जहन के अंदर कुछ और सवालात थे जो कि जिसको उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो किसी भी माशरे के अंदर जब उसने अपना इंग्लिस्तान का माशरा अपने सामने रखा वो किस तरीके से काम करती है, और उसके अंदर फिर उसने उसकी जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन किया कि कैपिटल कैसे प्रोड्यूस होता है, कैपिटल जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, या उसके साथ जो लेबर है एज अ कमोडिटी वो कैसे एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी, और उसके साथ जो जुड़े हुए मुख्तलिफ प्रॉपर्टी रिलेशंस हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उसके जहन में एक मसला था वो ये था कि जी अच्छा जो चीज़ें, मेरे ख्याल में वो शायद कॉमरेड तैमूर दोबारा इसके ऊपर अगर सवाल जवाब का सेशन हुआ तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि 19वीं सदी के अंदर जो बहुत सारी फ़िलोसॉफिकल डिबेट्स हैं उसके अंदर एक डिबेट ये थी कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो कोई चीज़ है उसकी हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव कैसे, उसकी ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन कैसे हो सकती है और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन कैसे होती है, और इस दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, हकीकत क्या चीज़ है, वो उसको ऑब्जेक्टिवली समझा भी जा सकता है कि नहीं समझा जा सकता, या वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक सब्जेक्टिव ही रहेगी, यानी कि वो एक जगह से आप जब मूव करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक शख्स से मूव करके दूसरे शख्स की तरफ जाएंगे, अगर उसकी क्लास पोजीशन चेंज हो जाएगी, मुख्तलिफ तबाक़ात के अंदर जाएंगे, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी है वो आया उस जो सब्जेक्ट जो उसको परसीव कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से बाहर भी कोई हकीकत रखती है कि नहीं रखती। और ये जो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मसला था, ये मार्क्स के जहन के अंदर बहुत शदीद था, और मुझे इसकी बहुत सारी, अब मैं अनफॉर्चुनेटली इसकी को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सका, लेकिन जब मैं कल भी इसके बारे में सोच रहा था तो मैं मार्क्स के अंदर जो उसकी कैपिटल वॉल्यूम 1 के अंदर बहुत सारे पैसेजेस हैं जो कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अलूड करते हुए नज़र आते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आता है अगर आप लोग ये पढ़ें ग्रुनरीज जो उसकी जो नोट्स थे, एक 7 नोटबुक्स उसने मार्क्स ने कैपिटल वॉल्यूम 1 लिखने से पहले, ये कुछ 1857 से लेके 65 तक 67 तक 10 सालों के अंदर उसने कोई 7 नोटबुक्स नहीं जो कि सिर्फ उसके नोट्स थे जो कि वो तैयार कर रहा था उन किताबों के बारे में, ख़ास तौर पे कैपिटल के लिखने के बारे में। तो वो बहुत सारे नोट्स जो थे वो अल्टीमेटली उसकी एक रिफाइंड फॉर्म जो थी वो वॉल्यूम 1 के अंदर आपको मिलती है, लेकिन वो नोट्स जो हैं वो अलहदा से भी छपे हैं और वो इंटरनेट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। उसके अंदर एक
जो मेरे ख्याल में उसका जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके अंदर एक सेक्शन है जिसका नाम है द मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। मैं वो सब आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो उसको ज़रूर जाके पढ़ें। उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी की डिबेट है वो आपको मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मिलती है। मैं क्यों इसके अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स के लिहाज से जब वो कैपिटल को एक्सप्लेन करना चाहता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की कंडीशंस को, मारूजी हालात को एक्सप्लेन करना चाहता है, जिसमें वो ये बताना चाहता है कि जी अच्छा कैपिटल प्रोड्यूस कैसे होता है, या कैपिटल या लेबर जो है उसके साथ, कैपिटल लेबर को वो हमेशा साथ ही रखता था। वो कभी कोई दोनों एक अलग अलग चीज़ें नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि एक जो है, एक की प्रोडक्शन जो है वो दूसरे के प्रोडक्शन से लाजमो मलजूम है। यानी कि वो एक समझ लें कि जी वो एक कॉन्जॉइंट ट्विन्स हैं जो कि हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो वो इकट्ठे बड़े होंगे और इकट्ठे ही, अगर एक को ख़त्म कर देंगे तो दूसरा नहीं पैदा हो सकता। तो हमारे पास तो वो इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्क्स जो था उसका बहुत सारा काम जो था, जिस तरह डॉक्टर तैमूर ने भी बताया, वो एक इंटरेक्शन थी, एक क्रिटिकल एंगेजमेंट थी अपने से पहले मौजूद पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के साथ, या अपने वक्त के हालात के अंदर भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके साथ, उनके काम के साथ। तो वो क्या कहते हैं, जिस तरह उससे पहले वाले जो लोग थे, जॉन स्टुअर्ट मिल था जिस तरह, उसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके डेविड रिकार्डो की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, एडम स्मिथ की वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो हॉजसन की बहुत, थॉमस हॉजसन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो उसके लिए उसके पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है बेस्टियत से के लिए, जेरेमी बेंटन के लिए। उनको तो वो मतलब अगर उसके पास ताकत होती तो वो शायद उसको अगर फिगरेटिवली जहन्नुम में डाल सकता था। तो वो लेकिन ये उनके ख्यालात के बारे में, इन सब लोगों के बारे में जिनकी वो रिस्पेक्ट भी करता था, वो कहता था कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है अब तक, हाँ, और मार्क्स ने ये बात देखें आपको मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो है, जब कैपिटल वॉल्यूम 1 जो है अर्ली 1870s में छपा है, तो उसने ये बात वाज़ेह कर दी है। उसके बावजूद इसके असरात आज तक हम आपको देखते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जो है मेरे ख्याल में उसकी किस तरह से समझने की ज़रूरत है। वो कहता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, खासतौर पर बूर्जुआ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जिनको वो कहता है, यानी कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो कि कैपिटलिज्म की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करते हैं और जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं वो दो गलतियाँ करते हैं। एक तो वो ये गलतियाँ करते हैं कि वो ये समझते हैं कि आजकल जो हालात हैं हमेशा से ये ऐसे ही हैं, ठीक है, यानी कि वो, और इस बात को वो कहता है कि जी प्रॉपर्टी की जो वो रिलेशन जो करंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है 19th सेंचुरी में, जिसमें वो दिखाते हैं कि जी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्या फॉर्म एग्जिस्ट करती थी। 19वीं सदी तक ये फॉर्म जो थी वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी थी, मनवा चुकी थी, और इसको हर कोई जो था वो फॉर ग्रांटेड लेता था। वो क्या था कि अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के बिनिस्बत अगर उसके ऊपर कोई इनकम अक्रू होती है, कोई उसके ऊपर इनकम जनरेट होती है, तो उसके मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यानी कि अब ये इसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ना समझें आप, इसको आप प्रॉपर्टी रिलेशंस के ऊपर भी समझ सकते हैं। तो ज़मीन के अगर आप मालिक हैं और उसके ऊपर काश्तकारी करते हैं तो वो तो आपको समझ में आती है, लेकिन अगर आप कैपिटल के मालिक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कागजात के ऊपर भी हैं, वो पैसे के ऊपर भी मालिक हैं, ठीक है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में ही पड़ा है और सिर्फ वो डिजिटल फॉर्म में भी पड़ा हुआ है, यानी कि बैंक अकाउंट में आपको पड़ा है कि 3 करोड़ 30 करोड़ रुपये आपके नाम पड़ा है, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास कैश में मौजूद नहीं है, फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन आप उसके मालिक हैं, एज ए लीगल एंटिटी आप उसके मालिक हैं। तो उससे कोई भी पैसा जो होगा, जो भी रकम जो इनकम जनरेट हो गई, कोई और वैल्यू जनरेट होगी, उसके मालिक आप हैं, ठीक है। उसको आप इन्वेस्ट कर दें, उसमें आप लेबर हायर कर लें, वो लेबर वैल्यू, वो जो वैल्यू जो है वो चाहे लेबर क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो भी वैल्यू क्रिएट होगा उसके मालिक आप हैं। वो ये समझते थे कि जी अच्छा, ये जो बहुत सारे वो कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी से गलती ये करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी रिलेशनशिप है ये हमेशा से, अबद से लेकर अब तक ऐसे ही है। वो कहता है कि ये बात ऐसी नहीं है। एक तो ये वो बात कहता है। दूसरी बात वो ये कहता है कि जी अच्छा, जो एक और जो ये समझते हैं, वो ये समझते हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वो ये समझते हैं कि जो हमारे जो ज़िंदगी है, हाँ, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक लाइफ जो है, और मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर एक उसके इकोनॉमिक लाइफ से निकल के भी बाहर है, लेकिन और इकोनॉमिक लाइफ का एम्बिट जिस तरह से एक्सपैंड होता है, वो कहते हैं कि वो जो ज़िंदगी जो है ना इकोनॉमिक लाइफ ख़ास तौर पे, इट इज़ एक्चुअली ए सीरीज़ ऑफ एक्सचेंजेस। यानी कि एक्सचेंज के अंदर जो है ना, जब हमने चीज़ें आपस में तब्दील करनी है, जब आप जाते हैं जाके किसी चीज़ को पैसे की एवज़ जो है वो किसी से चीज़ ख़रीद लेते हैं, या आप एक्सचेंज भी करते हैं, बार्टर भी करते हैं, यानी कि आप एक कमोडिटी की एवज़ जो है वो दूसरी कमोडिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो वो तो ये कहता है कि पैसा भी एक कमोडिटी है, ठीक है। तो वो और उसको भी प्रोड्यूस करना पड़ता है।
तो आप तो वो कहते हैं कि आप पैसे के एवज भी कभी कमोडिटी ले लेते हैं, तो वो एक एक्सचेंज का जो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो है वो ये अबद से लेकर अभी तक जो है ये कायम है, और ये हमेशा से कायम है, ये ऐसे ही। तो ज़िंदगी जो है वो हमेशा ही इट्स एक्चुअली ए सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस दैट यू एंटर विद अदर ह्यूमन बीइंग्स इन। अच्छा, वो कहता है कि इसके अंदर जो है ना सबसे बड़ा मसला क्या था, वो ये था कि जी अच्छा, ये एक ऐसी ख़ास किस्म की एक फॉल्स इक्वालिटी क्रिएट करती है। यानी कि जब आप जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास चीज़ खरीदने, कोई भी चीज़ खरीदें, चाहे आप घी खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप आटा खरीदने जा रहे हैं, चाहे आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, महंगा है सस्ता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर लेने जा रहे हैं सेकंड हैंड तो नहीं, चले नया ही ले रहे हैं, लेकिन महंगा है सस्ता है कुछ भी, नई वैल्यू लेने जा रहे हैं, इसलिए मैंने सेकंड हैंड का नहीं कहा, क्योंकि सेकंड हैंड जो है इस्तेमाल शुदा चीज़ जो है वो नई वैल्यू, एक नई कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं। तो उस मोमेंट के ऊपर एक इक्वालिटी है बिटवीन द सेलर एंड द परचेजर। यानी कि जो गाहक है खरीदने वाला और बेचने वाला, उसके दरमियान एक क्या कहते हैं, इक्वालिटी का एक रिलेशनशिप है, बराबरी का एक रिलेशनशिप है। और वो बराबरी ऐसी लगती है कि जिसमें उस इंटरैक्शन के अंदर दोनों बराबर है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है कि कंजम्पशन जो है ना, अब इसकी देखिए इस आइडिया के अंदर वो इंसानों को क्यों समझती है कि जी अच्छा, वो जब कोई महंगी चीज कंज्यूम करती है तो इट एक्चुअली मेक्स देम फील पावरफुल। ठीक है, कंजम्पशन के अंदर, क्योंकि वो उस जो इंटरैक्शन है ना उस मोमेंट के अंदर आपको लगता है कि आप जो है बेचने वाले के बराबर है, हालांकि बेचने वाले ने भी चीज खुद नहीं बनाई। ठीक है, और बेचने वाला भी उस दुकान पे काम ही कर रहा है, शायद किसी पैसे के वजह से, और आपने भी ये जो पैसे जो बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं, किस तरीके से जमा किए, जितनी मुश्किलों के साथ वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहता है कि जी अच्छा, ये इक्वालिटी जो है ना, कि असल में फ्रीडम जो है और इक्वालिटी जो है वो यही है कि ये कि जो एक्सचेंज की रिलेशनशिप है, टू एंटर इनटू एक्सचेंज रिलेशनशिप्स फ्रीली, यानी कि किसी के ऊपर कोई जबर नहीं है, कोई जबर तो नहीं कर रहा ना कि आपको कि आपने 20,000 का फ़ोन नहीं लेना या 5,000 का फ़ोन नहीं लेना, आपने 50,000 का ही फ़ोन लेना है, या आप पे कोई जबर नहीं कर रहा कि आपने 2.5 लाख रुपए का फ़ोन लेना है या 2 लाख रुपए का फ़ोन लेना है, या कंप्यूटर या गाड़ी या कपड़े जो है आपने 500 रुपए की शर्ट लेनी है या आपने 5,000 रुपए की शर्ट लेनी है, कोई जबर नहीं है आपके ऊपर। आप फ्रीली अपने तो आप कहते हैं कि जी अच्छा, मैंने खुद सोच समझ के फैसला किया कि जी अच्छा, मैंने ये करना है। तो वो एक रिलेशनशिप, उस इंटरैक्शन के अंदर एक फ्रीडम है, एक इक्वालिटी है, जो एक मेरे ख्याल से एक एस्पिरेशन भी बन गई है अब। ठीक है, उसको एक्वायर करना, उस कंजम्पशन, उस लेवल ऑफ कंजम्पशन को एक्वायर करना जो है वो एक एस्पिरेशन भी बन गई है अब कि जी अच्छा, वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो एक फ्रीडम है और इक्वालिटी है, ये भी वो कहता है कि ये अज़ल से लेकर अब तक एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी बात वो ये कहता है कि ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी है ना, ये एक फॉल्स फ्रीडम और फॉल्स इक्वालिटी। ठीक है, तो अब इसमें ये वो कहता है कि जी अच्छा ठीक है, वो इसका जब उन पे ये बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमी से ये इतराज़ था, तो वही कहता है कि हमारे लिए समझने की ज़रूरत यह है कि ये जो हमने पहली वाली जो गलती है कि ये प्रॉपर्टी रिलेशनशिप जो है ये हमेशा से इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से पहले एग्जिस्ट करता था और अब आके क्यों इस तरह से एग्जिस्ट करता है। और ये एक्सचेंज रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे पास सो कॉल्ड फ्रीडम है, जिसमें दोनों साइड का एक सेलर और बायर की जो है वो एक खास किस्म की फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं और एक इक्वालिटी एंजॉय करें, ये जो परसेप्शन है इक्वालिटी की अमंग इंडिविजुअल्स, ये भी हमारे पास, या एक जो जिसको प्रेजेंट किया जाता है, एक आइडिया ऑफ इक्वालिटी, एक आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है इंसानों के अंदर, ये भी अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता और अब आके एग्जिस्ट किया, तो हम इसको समझ कैसे सकते हैं, क्या चीज़ है जो हमें समझने में ये मदद देती है। तो वही कहता है कि जी अच्छा, इसको समझा किस तरह से जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, एक हमें समझना क्या है कि तारीख जो है ना वो किस तरीके से अगर हम कहें कि जी अच्छा, हाउ हैज़ हिस्ट्री अनफर्ल्ड इटसेल्फ और अनरोल्ड इटसेल्फ, कि तारीख जो है वो किस तरह से वकूफ़ पज़ीर हुई है ज़माने के अंदर या दुनिया के अंदर, कि ये जो यानी कि हम ये समझे कि प्रॉपर्टी रिलेशंस की इमर्जेंस के अंदर उसकी तारीख क्या रही है, एक्सचेंज रिलेशंस की इमर्जेंस जो कि मनी की फॉर्म से गाइड होते हैं, उसके अंदर क्या उसका तारीखी पस मंज़र क्या रहा है। और वो ये कहता है कि सिर्फ तारीखी पस मंज़र नहीं हमने सिर्फ देखना, हमने देखना है कि सोशल हिस्ट्री का जो है, सोशल हिस्ट्री जो है उसकी नेचर और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि वो जो है वो हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से उसका तयन हो रहा है और वो किस तरीके से अमल पजीर हो रही है। और फिर एक और बात भी थी कि मेरे ख्याल में जो उससे जुड़ी हुई बात है कि जो इस तारीख को लिखने वाले और रिकॉर्ड करने वाले कौन है। ठीक है, वो कहता है कि ये हम अब समझते हैं ना, जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आती है कि जी अच्छा,
हमारे पास क्या हमें ये समझ में आता है कि प्रॉपर्टी रिलेशन जिसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी अच्छा जिस बंदे की प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो मनी फॉर्म ऑफ कैपिटल है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो क्या कहते हैं लेबर की क्वांटिटी है कुछ घंटे के लिए, ठीक है, और उससे जो मिलने वाली जो वैल्यू है उसके अंदर से जो कॉस्ट तो वो अलहदा कर देगा, जो सरप्लस है वो जो सरप्लस जनरेट हुआ है वो उस मालिक की मलकियत है। वो कहता है कि ये सारे के सारे हिस्टोरिकली डिटरमिन्ड आउटकम्स हैं, ठीक है, ये तारीख के अमल को समझने की जरूरत है। हिस्टोरिकली डिटरमिन्ड आउटकम्स हैं ये जो आउटकम्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव जो वो कहता है कि उसमें वो क्या कहता है, उसको अगर मैं लिंक करूं कि ये कहता है कि जी अच्छा ये वो लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि जी जो उनको जो परसीव करे ना सब्जेक्टिव, उसी को कहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ये सब्जेक्टिव जो है ये नहीं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि जी अच्छा ये गलत है या इसको सब्जेक्टिवली परसीव नहीं किया जाता। वो कहता है कि वॉट जो सब्जेक्टिवली हम परसीव करते हैं ना वो भी ऑब्जेक्टिवली डिटरमिन्ड होता है, and that determination is found through a study of history। ठीक है, सो अब मैं क्विकली अगर इसको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के ऊपर लेकर आ जाऊं कि जी अच्छा ठीक है, हमारे पास जो आप सब लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं, अभी एक रिसेंटली हमारे पास ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स के ऊपर भी सारा का सारा स्टूडेंट्स का और एक यूसीपी यूनिवर्सिटी का और इसके अलावा बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इससे कदा नज़र इस बात को मैं इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि जी अच्छा कि स्टूडेंट्स की डिमांड सही थी या यूनिवर्सिटी की डिमांड सही थी, ठीक है, इससे ये मेरा अभी फ़िलहाल मसला नहीं है, मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहता उनको क्या डिमांड करनी चाहिए थी, क्या कर सकते थे। लेकिन मैं ये क्यों है ये क्लैशेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये क्लैशेस जो थे वो 10 साल पहले नहीं थे या 20 साल पहले नहीं थे, लेकिन एक इंस्टेंस है कि जी अच्छा एक आप जब लोगों से बात करते हैं हायर एजुकेशन के मुतालिक तो वो कहते हैं कि यार अब ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है। वो क्या है हायर एजुकेशन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस मुल्क के अंदर जो पिछले 15-20 सालों में ख़ास तौर पे बहुत रैपिडली हो गई है 2002 के बाद से, वो ये क्या होगी है कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन ख़ास तौर पे और जो ख़ास तौर पे जो नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी वो एक एक्सचेंज रिलेशनशिप बन गया। वो डिटरमिन्ड होता है कि जी अच्छा कि जो मार्केट की फोर्सेस हैं और उस रिलेशनशिप के अंदर एक फॉल्स इक्वालिटी, एक फॉल्स फ्रीडम है। फॉल्स इक्वालिटी, फॉल्स फ्रीडम क्या है? जिसके पास पैसे हैं वो जाके कहीं मर्जी से ले ले, हबीब से ले ले, लम से ले ले, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ले ले, यूसीपी से ले ले, यूसीएल से ले ले, बाहर का डिग्री प्रोग्राम कर ले। वो जो इक्वालिटी है उस रिलेशनशिप के अंदर इज डिटरमिन्ड बाय द फैक्ट वेदर यू हैव मनी और नॉट। ठीक है, कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, वो डिटरमिन होता है। और ये कि जी अच्छा एजुकेशन जो है एक लिहाज से एक मैं, और ये मैं कोई बहुत ज़्यादा मार्क्सिस्ट अगेन आई थिंक इन अ वे टू प्रोवोक अस रादर देन एनीथिंग एल्स, एजुकेशन इटसेल्फ इज अ कमोडिटी दैट कैन बी ओन्ड बाय सम पीपल, नॉट थ्रू दैट एक्सचेंज रिलेशन बट ऑल्सो बाय कैपिटलिस्ट। एक यूनिवर्सिटी उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जिसके अंदर प्रोफेसरों को लाके बिठाते हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरियां बनाते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसके अंदर और चीज़ों की एक्सेस है उसकी, वो सारा का सारा एक प्रॉपर्टी रिलेशनशिप है जिसको कैपिटलिस्ट ओन करता है और उसके ऊपर वो एक सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। कुछ ना कुछ तो कहीं से एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, तभी तो इनके पास इतने बड़े बड़े घर हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं बिल्डिंग्स हैं। अगर नहीं हो रहा होता इसके अंदर से कुछ ना कुछ वो एक्सट्रैक्शन ना हो रही होती तो फिर वो कुछ भी ना कर रहे होते। ठीक है, तो हमारे पास जो एज ए स्टूडेंट जो है वो हमें वो जो सोचने की जरूरत है वो ये कि जी ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी अच्छा हम जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जाके आग लगा दें, ठीक है, या हम ये करेंगे जी अच्छा हम कहें कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ये तो बकवास है। हम सारे के सारे जो है ना एक लिहाज से, मतलब मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ कि आप जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना तो उसकी लिमिटेशन सेट होती है जो ज़ुबान हम बोलते हैं, ठीक है, उस ज़ुबान के अंदर जितनी भी हमने सीखी है, जितने भी हमें लफ्ज़ आते हैं वो हमारी लिमिटेशन डिटरमिन करते हैं कि हम किस चीज़ को किस तरीके से बयान कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ द लैंग्वेज दैट वी लर्न टू स्पीक। हाँ, हम सब उस ज़ुबान की कहते हैं, इसी तरह एक लिहाज से हम उस सारे सिस्टम के भी कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास अभी तो कोई और ऑप्शन नहीं है ना। मार्क्स ही कहता था ना कि वो इंसान जो है वो मतलब जिस तरह से चूजिंग, तो हम ये इस बात पे हम ये नहीं कर सकते कि जी अच्छा ठीक है कि हम इस बात से तो नहीं भी लड़ सकते कि यार अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म हो जाए और हम जहाँ पे जा रहे हैं वो सारी की सारी, लेकिन वो एक गोल है जिसकी तरफ से हमें एम करना है कि हम प्राइवेट एजुकेशन के अंदर तो हैं, एक लिहाज से हम एक कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन जो है वो ज़माने के अंदर जो है टाइम के अंदर वक्त के अंदर
अंदर हम एक ऑक्यूपाई करते हैं। और वो कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन क्या है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं अमेरिकन स्कॉलरशिप के ऊपर जाके मैं अपने वहाँ दोस्तों को कहता था कि मैं इंपीरियल स्कॉलरशिप के ऊपर मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन पढ़ने आ रहा हूँ। तो ये है, ये हमें कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, इससे हम नहीं बच सकते, जो हम मर्जी कर लें। ये प्योरिटेनिकल पॉलिटिक्स नहीं हो सकती कि जी कोई एक ऐसा प्योर किस्म का इंसान आए, क्या कहते हैं, जो कि आके, हाँ वो आ चुका है ना, वो हमारे सर पे बैठा हुआ, आपने देखा है ना। तो वो ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस, अपनी ज़िंदगी की कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, इनको किसी तरीके से ख़त्म कर दें और प्योरली उसको, और कोई एक प्योर एंटिटी आए और जो कि सब कुछ, मतलब फिर हम फिर तो मतलब वो यही है ना कि फिर अब क़यामत के वक्त हम क्या कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं ना, कि वो आए, ठीक है, इमाम मेहदी आएँ या हज़रत मसीह यसू मसीह आएँ, जो भी उनकी फॉर्म है, जो भी वो जिस तरह से भी प्रॉमिस किए गए हैं, वो आएँ और आके हम सबसे इतनी ज़्यादा लें। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? उससे पहले हम ये कर सकते हैं, वो तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो उससे पहले हम कर सकते हैं वो ये कि जो हमारी कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस हैं उनके साथ रह के हम पुश बैक करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा और